हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाल ही के दिनों में अभी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली एसएससी के अंदर तो हमको यहाँ से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एटॉमिक थ्योरी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एटम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट को लेकर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे एंड ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि इनका आविष्कार किसने किया है। एंड इसके बाद में एटॉमिक थ्योरी को लेकर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो आप बिल्कुल सही करके आओ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। GS बाय अक्षय सर नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने 100 आवर GS का मेरा कोर्स ले रखा है, वहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का PDF एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम, परमाणु होता क्या है। तो देखिए, एटम जो शब्द है ना, ये किसने दिया था? डेमोक्रिटस जो थे, उन्होंने एटम शब्द जो है वो सबसे पहले दिया। एटम क्या होता है? सबसे छोटा भाग जिसे हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे ही क्या बोला? एटम मतलब परमाणु बोला। क्लियर हो गया आपको? ये एटम जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये तीन जो चीजें हैं, इन्हीं से मिलकर एटम जो है, परमाणु जो है वो बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनको भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पर अभी ये समझिए कि जो एटम होता है ये बेसिकली दो भाग से मिलकर बना होता है। एटम के पास में अपना एक नाभिक होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और दूसरा क्या होता है इसका भाग? ऑर्बिट, कक्ष होते हैं इसके पास, शेल होती है इसके पास में। इसका जो न्यूक्लियस वाला भाग होता है, जिसे नाभिक बोला जाता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहते हैं। और ऑर्बिट जो होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं ऑर्बिट के अंदर। तो ये आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ, एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, ये आपको क्लियर हुआ। अब जो हमने न्यूक्लियस वाले भाग की बात करी, तो न्यूक्लियस की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उसने इसकी खोज करी थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमको नाभिक के अंदर देखने को मिलते हैं, ये क्वार्क के बने होते हैं। क्वार्क जो होता है ऐसा चार्ज पार्टिकल होता है जिसमें कि चार्ज जो होता है वो बहुत ही फ्रैक्शन में होता है। इसी से मिलकर बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। क्वार्क की खोज किसने करी है? गेलमन ने इसकी खोज करी है। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी फ्लो होती रहती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो हमको देखने को मिलता है। देखिए, प्रोटॉन जो होता है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। वहीं न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब प्रोटॉन जो होता है वो उसके नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये प्रोटॉन क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके रखते हैं, खींच के रखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उसका क्रम होता है 10⁻⁻15। इसे ही हम क्या बोलते हैं? एक फर्मी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से बात करी। अब हम ऑर्बिट को भी समझते हैं। ऑर्बिट मतलब कक्ष, जिसे शेल भी बोला जाता है। अब अलग अलग ऑर्बिट जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। इनके नाम हैं K, L, M, N और O ऑर्बिट। हर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो हमको अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन और O शेल में 50 इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे जा सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निर्धारित हुई? तो इसका एक फॉर्मूला है 2n²। n जो है यहाँ पर ऑर्बिट की संख्या है, ऑर्बिट का नंबर है। जैसे कि पहला ऑर्बिट है तो n की जगह पर आप यहाँ पर 1 रखिए, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। इसके बाद L शेल आती है जो कि सेकंड नंबर की शेल है, तो n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं मैक्सिमम। M शेल की बात करें तो 3 है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 18। तो M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। उसी तरीके से N शेल में 32 और O शेल में 50 इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे जा सकते हैं। तो आपको ये ऑर्बिट, कक्षा का स्ट्रक्चर जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
आगे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको बनाना होगा तो उस समय हमको किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं ये हमको पता होना चाहिए। वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मदद करेगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कक्षाओं में मतलब शेल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से जीएस को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में एंड सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। 100 आवर जीएस के अंदर मैंने 6-7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन, ट्रिक से, बहुत ही सिंपल वे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया है एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसी पर बेस्ड हमने थ्योरी को कवर किया है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है जिससे कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों कोर्स के अंदर मैंने आपको 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दिए हैं। लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस एंड जिन क्वेश्चन की एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन सभी का कलेक्शन बनाकर आपको मॉक टेस्ट दिए हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 100 आवर को ज्वाइन करने का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। एग्जाम में पूछ लेते हैं तो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये 3 बच्चे हैं, बहुत ही बदमाश है। क्या कर रहे थे ये, एक ईंट है, ईंट आपने देखी होगी, ब्रिक, ईंट के ऊपर ये क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, नाच रहे थे। तीनों के तीनों लगे हुए कूदने, ईंट के ऊपर कूदे जा रहे हैं। एकदम से क्या हुआ, इसमें से 3 चीजें निकल कर आई। तीनों बच्चे जो है वो ईंट पर नाच रहे थे तो उसमें से एकदम से 3 चीजें निकल कर आई। क्या निकल कर आई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल गए। तो ये ईंट पर नाचे, उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल गए। ये स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो गई। कल्पना कर लो, अच्छे से इमेजिन कर लो, तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएगी। 3 बच्चे ईंट पर नाचे, उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकले। तो हमने क्या लिख दिया, ईंट पर नाचे। ई से बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ट से बन जाएगा टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, टॉमसन ने करी है। पर में देखिए, प से बनेगा प्रोटॉन, र से बनेगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने करी है, रदरफोर्ड ने करी है। नाचे में देखिए, न से बनेगा हमारा न्यूट्रॉन, च से बनेगा चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है, चैडविक ने करी है। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि किसी एटम के चारों ओर घूमता रहता है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक छोटी बॉल की तरह होते हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं गोल गोल कक्षाओं में। अगर इसके मास की बात करें, हम इसके द्रव्यमान की बात करें, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले बहुत ही हल्का होता है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी एटम, परमाणु की कक्षा में घूमता रहता है। न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होता है इसका, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इसका चार्ज होता है। मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन से मास और प्रॉपर्टीज में बिल्कुल समान होता है, पर उस पर चार्ज जो होता है ना वो अलग होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हम इलेक्ट्रॉन को E- लिखते हैं, इसको हम E+ या फिर β+ से दर्शाते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज जो है 1932 में एंडरसन ने की थी। किसने करी थी, एंडरसन ने करी थी। जो मेडिकल फील्ड होती है वहां पर पॉजिट्रॉन का यूज किया जाता है, इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए हमने इसको भी यहीं पर डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं अब हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में मिलता है और इस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है और न्यूट्रॉन के लगभग बराबर ही होता है। कहाँ पर होता है ये जरूर ध्यान रखिएगा, एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन। इसका चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वहीं द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए, प्रोटॉन की खोज जो है ना वो गोल्डस्टीन ने करी थी, लेकिन प्रोटॉन नाम जो है ये रदरफोर्ड ने दिया है। तो अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो भी दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को।
आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो होता है ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं और एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर हमको कोई भी चार्ज नहीं देखने को मिलता है। न्यूट्रॉन का मास जो होता है ये प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, लेकिन इसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? 0 चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज होता ही नहीं है। मास जो है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में जमाएं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और फिर सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर ही होता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सबसे भारी है, 4 ऑप्शन दे दे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम, तो क्या करोगे? न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? तो ये हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं अच्छे समझा। चलिए अब आगे बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी की। अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने एटम मतलब परमाणु के नेचर को समझने और उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए अलग अलग थ्योरी और मॉडल जो है वो प्रस्तुत करे हैं। जैसे डाल्टन का सिद्धांत देखने को मिलता है, थॉमस मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स थ्योरी, सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से समझिएगा। इन सभी वैज्ञानिकों ने जो एटम थ्योरी दी है उसकी हेल्प से एलिमेंट और कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन्होंने निभाई है। 1808 में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने आधुनिक एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत जो है वो रखा था। इन्होंने बताया कि सभी पार्टिकल जो है वो एटम से बने होते हैं। एटम न तो बनाए जाते हैं ना ही नष्ट होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एटम को फिक्स्ड रेशियो में मिलाने से बनता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से 1808 में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। उसके बाद इसमें कुछ कमियां थी, जिसके चलते 1897 में जे थॉमस ने प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया था। जे थॉमस का प्लम पुडिंग मॉडल, ये मॉडल क्या बोलता है? इस मॉडल ने ये पुष्टि की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं और उनका नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे और बहुत हल्के होते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज वाले क्षेत्र के भीतर घूमते रहते हैं, ये इन्होंने बोला। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे और हल्के होते हैं, इसी के साथ साथ वो पॉजिटिव चार्ज वाले क्षेत्र के भीतर घूमते रहते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने आगे अपने मॉडल में इस चीज़ को गलत साबित किया था। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 1897 में जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आया था। फिर आगे चलकर 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया, नाभिकीय मॉडल जो है वो दिया है। रदरफोर्ड ने क्या बोला, इसको डिस्कस करते हैं। इन्होंने बताया कि एटम का मैक्सिमम मास जो होता है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट होता है, केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, न कि पॉजिटिव चार्ज वाले क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। प्लम पुडिंग थ्योरी में क्या बोला गया था? इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने उसको क्लियर किया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, न कि पॉजिटिव चार्ज वाले क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। क्लियर हुआ आपको? इसके बाद 1913 में आता है नील बोर का मॉडल, जो कि सबसे सक्सेसफुल मॉडल रहा। नील बोर ने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेवल या फिर शेल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी परिक्रमा मतलब रिवॉल्यूशन करते हैं। इस शेल्स को के, एल, एम, एन और ओ का नाम दिया गया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को ग्रहण करके हायर शेल्स में चले जाते हैं और एनर्जी को रिलीज कर वापस से लोअर शेल्स में आ जाते हैं। इसको मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगा भी सही। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो शेल्स में घूमते हैं, अलग अलग ऑर्बिट होती है उसमें घूमते रहते हैं। एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हायर शेल्स में चले जाते हैं और एनर्जी रिलीज कर वापस से लोअर शेल्स में आ जाते हैं, मतलब लोअर ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये थ्योरी जो है नील बोर ने दी थी। तो ये बोर मॉडल बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम के अंदर, समझ में आया होगा आपको। तो ये हमने अलग अलग एटॉमिक थ्योरी जो है वो डिस्कस करी, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करी एंड एटॉमिक थ्योरी को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से आजकल एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो न्यूट्रॉन की खोज
हमने ट्रिक से याद किया था ईंट पर नाचे, तो नाचे में न से बनेगा न्यूट्रॉन और च से बनेगा चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज करी है, तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं। तो जॉन डाल्टन का हमने डिस्कस किया था एटॉमिक थ्योरी। इसने क्या बताया था कि सभी पार्टिकल जो है वो एटम से बने हुए होते हैं। एटम न तो बनाए जाते और न ही नष्ट होते हैं। कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एटम को फिक्स्ड रेशियो में मिलाने से बनता है। क्या? कंपाउंड। तो मतलब यहाँ पर यौगिक की बात हो रही है, तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था, 1911 में इसने परमाणु मॉडल दिया था अपना, एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसने न्यूक्लियर मॉडल दिया था अपना, इसमें बताया था कि एटम का मैक्सिमम मास और पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में केंद्रित होता है एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले क्षेत्र में बिखरे हुए नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। नाभिक का आकार छोटा होता है परमाणु के आकार की तुलना में। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सही। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, बिल्कुल सही। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान मतलब मास नाभिक में होता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल गलत है और हमको गलत कथन ही चूज करना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ए वाला। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना होता है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल मतलब 0। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सी आंसर बिल्कुल सही होगा, +1 और 0। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। छोटा सा टॉपिक है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पूरी जीएस को पढ़ना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने 100 आवर जीएस का कोर्स बना रखा है। आप उस कोर्स में डिटेल में सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जहाँ पर मैंने 6 से 7 सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए हुए हैं। बहुत ही अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में मैंने इस कोर्स को आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन करने का। तो फ्रेंड्स, आज के बाद इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।